नमस्ते। आज हम अपने नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। हम बात करेंगे तहमीना अरोरा से, जो कि डायरेक्टर हैं एडवोकेसी की ADF इंटरनेशनल की। तो चले उनसे बात करते हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सोनल कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू शेयर। थैंक यू। थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं। तो मेरा नाम तहमीना है, जैसे आपने बोला, और मैं डायरेक्टर ऑफ एडवोकेसी एशिया ADF इंटरनेशनल के साथ जुड़ी हूँ। ADF इंटरनेशनल एक ग्लोबल नेटवर्क है लॉयर्स का, जहाँ पे हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड केसेस उठाते हैं। और मेरा काम है कि एशिया में जहाँ जहाँ ये केसेस चल रही हैं, चाहे वियतनाम में हो, इंडोनेशिया में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, तो हम लोग यहाँ पे केसेस उठा के, पाकिस्तान में हम लोग यहाँ पे केसेस को देखते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल एडवोकेसी करते हैं एंड साथ में हम लोग लॉयर्स का नेटवर्क बनाते हुए उनको ट्रेनिंग भी देते हैं ऑन इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, ताकि वो केसेस बेटर लिटिगेट हो सके। तो क्या सिलसिला है एशिया में आप कर रही हैं, तो कहाँ पे ज़्यादा आपको लग रहा है इसका आप लोग का काम बढ़ रहा है या ज़्यादा वायलेशन हो रहा है रिलीजियस राइट्स का? तो डेफिनेटली साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया दोनों जगह पे अगर हम लोग देखें तो बहुत इंक्रीज टारगेटिंग है। कई ग्रुप्स हैं जो इनको काफ़ी सालों से मॉनिटर कर रही हैं, जैसे ओपन डोर्स इंटरनेशनल, एड टू द चर्च इन नीड। एंड यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि बहुत वायलेंस हो रहा है, दैट मीन्स मॉब वायलेंस हो रहा है, सामाजिक हिंसा हो रही है, पर साथ में हम लोग देख रहे हैं कि एक कानूनी प्रक्रिया भी बनाई जा रही है जिसकी वजह से सताव आता है। सो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल्सो मॉब हॉस्टिलिटी दोनों तरफ से इन दोनों रीजन्स में, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। नैरोइंग ऑफ राइट्स भी चल रहा है। डेफिनेटली ये नैरोइंग ऑफ राइट्स, वायलेंस, तो द श्रिंकिंग ऑफ सिविक स्पेस जो हम लोग कहते हैं, वो हो रहा है इन दोनों जगहों पे। तो आप लोग कितने कामयाब हो रहे हैं? मतलब हिंदुस्तान में तो बहुत ही हम सुन रहे हैं वायलेंस बढ़ रहा है, पर दूसरे रीजन का आप बताएं। नहीं तो कई मिक्स्ड बैग है। कई जगह पे आपको वायलेशंस बढ़ती भी दिख रही हैं और कई जगह घटती भी दिख रही है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी फॉर द पाकिस्तान, जहाँ पे तो पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन प्रोसेस है जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ 9 साल, 12 साल, 13 साल की बच्चियों को किडनैप किया जाता है, उनको अबडक्ट किया जाता है एंड फिर उनका धर्मांतरण किया जाता है एंड उनके साथ फोर्सेबल मैरिज होता है। अब ये मैरिज सिर्फ पेपर पे है, उन बच्चियों ने अपना कंसेंट नहीं दिया होता है एंड फिर इन बच्चों को या तो खुद ही वहाँ पे एज सेक्स स्लेव्स यूज़ किया जा रहा है या ट्रैफिक और आगे भी किया जा रहा है। तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एडवोकेसी, नॉट ओनली ADF इंटरनेशनल का, बट इंटरनेशनल एडवोकेसी बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई हैं कई सालों से। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अब एक यूनिफॉर्म लॉ बनता जा रहा है ताकि कोई भी बच्ची जो 18 साल से कम उम्र की हो उनकी शादी ही ना हो सके। सो बाई इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, दे आर बीइंग एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट आर बीइंग अबडक्टेड एंड देन फोर्स्ड। ये काफी बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी भी। इनफैक्ट हम लोग एक क्लाइंट के बारे में मैं अगर शेयर कर सकूं, एक लड़की है रिहा सलीम, शी इज़ ADF इंटरनेशनल क्लाइंट एंड उनको अपने घर से किडनैप किया गया। उनको बोला गया कि आपके मुंह पे तेजाब फेंका जाएगा एंड अगर आप ये साइन नहीं करेंगे और आप कन्वर्ट नहीं होंगी। कितनी बड़ी थी वो? 16 साल की थी। अच्छा। उसको जब उन्होंने किडनैपर्स ले गए, वो 2-3 महीने उनके साथ रही। She was brutally assaulted throughout that time। और फिर किसी तरह जब एक दिन वो लोग किसी चीज़ में व्यस्त थे, क्योंकि she had been kidnapped by a man and his family, तो वो किसी चीज़ में व्यस्त थे, घर में लोग थे, तो वो भाग के निकल के आ गई। और जब वो भाग के निकल के आई, then she phoned her parents, किसी तरह उसको रेस्क्यू किया गया एंड फिर उसके खिलाफ जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ केस चला एंड she was finally able to get justice and also get her conversion returned। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज, बहुत मुश्किल है। तो यू आर सीइंग दीज ग्लिमर्स ऑफ होप एंड इन पाकिस्तान, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इस चीज़ में दैट दे आर रियली वर्किंग टू क्रिएट दैट यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। वहाँ पे भी प्रेशर है हार्ड लाइनर्स से, उनकी तरफ से होता है कि नहीं, हम लोग नहीं अलाउ करेंगे, बट यू आर सीइंग अ ग्लिमर ऑफ होप and you are also seeing increased awareness at international level, so that is something that I think is something that should give us some hope कि एक ग्लोबल कोalition बनता जा रहा है ऑफ मेनी नेशंस
that are talking about religious freedom, चाहे वो UK हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं उसमें यूरोपियन नेशंस हैं, बट सम ईस्टर्न नेशंस आल्सो बिगिनिंग टू जॉइन, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आजकल? वहाँ पे बड़ी बातें सुन रहे हैं हम न्यूज़ में। जी, आप बताएं। तो बांग्लादेश में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनरेस्ट वहाँ पे अभी सिचुएशन अभी भी फ्लक्स में है। होपफुली इलेक्शंस के बाद वहाँ पे थोड़ा सा वो उसमें प्रेशर कम पड़ेगा। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो वायलेंस हुआ डेफिनेटली एट द टाइम वो पॉलिटिकली लिंक था, तो इट वाज नॉट टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज़ इतना ज़्यादा जितना टारगेटिंग ऑफ पॉलिटिकल एलाइज ऑफ शेख हसीना साहब, तो वो हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा कम हुआ है। पर बांग्लादेश में भी लैंड ग्रैब का इशू बहुत ही कॉमन है। तो आप छोटा सा आपका घर है, वो आपके साथ थोड़ी सी ज़मीन है, आपने 2-4 बकरे हैं, पर आप क्रिश्चियन हैं, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कोशिश करेगी आपका लैंड ग्रैब करने की, और क्योंकि लैंड ग्रैब हो रहा है तो फिर नेचुरली देयर इज वायलेंस रिलेटेड टू दैट। एंड वहाँ पे ट्राइबल बेल्ट्स में जो इंडिया के साथ जुड़े हैं ट्राइबल बेल्ट, वहाँ पे भी फोर्स्ड मैरिज कन्वर्जन बहुत कॉमन है छोटी बच्चियों के साथ, एंड लैंड ग्रैबिंग बहुत ही बड़ा इशू है बांग्लादेश में। नेपाल में सुन रहे हैं कि दे वांट टू गो बैक टू हिंदुत्व, कि ये हिंदुस्तान का नैरेटिव है कि ऐसा कुछ आप देख रहे हो? नहीं, डेफिनेटली देयर इज सम प्रेशर। वहाँ पे भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव है, इंडिया से इन्फ्लुएंस होके काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे, और वायलेंस बहुत कॉमन है स्पेशली इन द बॉर्डर लाइन। सो नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे बहुत ग्रुप्स एक्टिव है, एंड देयर इज अ डिमांड। अब कितना स्ट्रॉन्ग है डिमांड अभी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला जा सकता क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल फ्लक्स है, बट डेफिनेटली देयर इज अ डिमांड एंड इट इज अ ग्रोइंग वॉइस। तो दैट्स समथिंग। क्रिश्चियंस कितने हैं? क्रिश्चियंस बोला जाता है अराउंड 2%, बट इट इज नॉट वेरी इजी टू नोट बिकॉज इट इज नॉट, द सेंसस हैज नॉट टेकन प्लेस रिसेंटली। But Christians will say there are two major problems. नेपाल में क्रिश्चियंस के पास अपने कलीसिया को अभी रिसेंटली, अभी तक वो लोग रजिस्टर ही नहीं कर पाते थे। तो लिटरली फॉर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है कि आप अपनी कलीसिया को रजिस्टर करो। नाउ व्हाट डज दिस मीन? आप कलीसिया को रजिस्टर नहीं कर पाओगे तो वो प्राइवेट नाम पे होगी। चर्च में कोई बहस हो गई तो पास्टर साहब के एंड वो कलीसिया, वो अब चर्च किसका है? तो ये बहुत प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो रहे थे विद इन द चर्च। एंड सेकेंडली दैट दे डिड नॉट हैव कि आप कोई भी ज़मीन दे रहे हैं काठमांडू में जहाँ पे लोग क्रिश्चियंस अपने डेड को बेरी कर सकें, तो वो लोग दूर दूर जंगल में जाके लोगों को बेरी कर रहे थे। वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स उन बॉडीज़ को निकाल रही थी, एंड वहाँ पे भी जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं प्रेशर अराउंड बेरियल टाइम्स, तो वहाँ पे भी नेपाल क्रिश्चियंस आर एक्सपीरियंसिंग दैट प्रेशर। तो अगर बेरियल की बात चल रही है तो हम छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं जी, कि जी। हिंदुस्तान में ये बेरियल का बड़ा चक्कर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आप लोग को कितना इसके बारे में, आप लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? डेफिनेटली, आई मीन अगर आप UCF के आंकड़े देखें, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के आंकड़े देखें, तो करीब इन द लास्ट 2 years जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं अबाउट 40 सच बेरियल केसेस जहाँ पे क्रिश्चियंस को उस लैंड में अलाउ ही नहीं किया गया कि आप अपने लव्ड वन को दफना सके। अगर आपने दफना दिया तो वहाँ पे एक्सह्यूम किया जा रहा है बॉडी को निकाल के। कई स्टोरीज निकल के आई हैं जहाँ पे बॉडी को रिकन्वर्ट करके वो लोग दोबारा से उसी जगह पे दफना रहे, पर रिकन्वर्टेड बॉडीज़ को, या फैमिली को रिकन्वर्ट करके बॉडी को दफनाया जा रहा है, या तो पुलिस एक्सह्यूम करके कहीं और जगह दफना रही है। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट्स बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंट किए गए हैं इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। हाई कोर्ट में कुछ केसेस गई हैं, हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, बट सैडली जो केस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है और जिसकी वजह से अब रोक लगाई जा रही है, वो केस था रमेश बघेल जी का। रमेश बघेल जी के जो फादर है, उनकी डेथ हुई थी और उनको अलाउ नहीं किया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी नहीं अलाउ किया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच में वहाँ पे स्प्लिट जजमेंट था। एक जज ने बोला कि डेफिनेटली दफनाया जाना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं नहीं, यहाँ माहौल ख़राब होगा। फाइनल जजमेंट उसमें निकल के आया, अभी कंड्यूसिव नहीं है, अभी आप देख लीजिए क्रिश्चियन उसमें अब उस ऑर्डर को लेकर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल जो पीपल है, जबकि वो फाइनल ऑर्डर नहीं था पूरे इशू के ऊपर,
उस ऑर्डर को लेके अब वो लोग प्रेस कर रहे हैं और अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप क्रिश्चियन बेरियल ग्राउंड में ही जाके बेरी करेंगे। तो ये मुद्दा और भी ज़्यादा अब प्रोमिनेंट हो गया है और इसके ऊपर कोई तोड़ निकालनी पड़ी। दिस इज अ डायरेक्ट वायलेशन। अगर आप सोचिए, जी, एट द टाइम ऑफ डेथ, forget religion, dignified death is the most basic of one's rights, and you are doing that to a human body, so it is against human dignity, and ये चीज़ हम लोग को इसके बारे में मुद्दे को ज़रूर उठाने की ज़रूरत है। आप उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भी बहुत वायलेंस बढ़ रही है, ये 2 स्टेट्स हैं, तो जी। उसके बारे में आपका करेक्ट। उत्तर प्रदेश, हाँ, तो यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के जो आंकड़े देखे जाए, मेरे को एग्जैक्ट अभी मेरे पास सामने नहीं है, बट आई थिंक करीब 280 इंसिडेंट्स हुए थे पिछले साल उत्तर प्रदेश में, आउट ऑफ 800 ऑड इंसिडेंट। एंड छत्तीसगढ़ के आसपास ही था, करीब 180 के आसपास उनका छत्तीसगढ़ का था। तो 19-20 का फर्क है। उत्तर प्रदेश में जो हम लोग वायलेंस देख रहे हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड है। आप घर में मिल रहे हैं, कलीसिया में मिल रहे हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी आपके बोल सकता है कि आप धर्मांतरण कर रहे थे, आपको अरेस्ट किया जाता है, मॉब आपके साथ हिंसा करती है एंड आप ही को अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है। और हम लोग ने देखा है कि 2, 3, 4, 6 महीने, कई जगह पे 1 साल भी लग चुका है बिफोर समबडी हैज गॉट बेल। तो ये बहुत सारे केसेस हैं। आई वुड से कि जो हम लोगों ने स्टडी की है ये यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के, उसमें भी हम लोगों ने नोटिस किया कि करीब 400 ऐसे केसेस हैं सामने आई हैं दैट एंटी कन्वर्जन लॉ फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो अक्रॉस द स्टेट है, बट मोस्ट है उत्तर प्रदेश से। तो इस मुद्दे के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लगा हुआ है, हाई कोर्ट में भी केसेस लगे हुए हैं। जब वहाँ सुनवाई होगी तभी आगे ये केस बढ़ पाएगा। वैसे तो 2 केस खारिज कर दिए गए उत्तर प्रदेश के, फतेहपुर के और शुआत्स। करेक्ट। तो ये वाला केस जो सुप्रीम कोर्ट तक चला, जहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इसको खारिज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग थी कि वहाँ पे मल्टीपल FIRs हुई थी। जो इनिशियल FIR है वो थर्ड पार्टी FIR थी। थर्ड पार्टी FIR जिसका लेना देना नहीं, वो वहाँ मौजूद नहीं, उनको मालूम नहीं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो थर्ड पार्टी FIR फाइल कर रही है। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस, ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे थर्ड पार्टी का कंप्लेंट के बेसिस में FIR हुई है। पर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कानूनी कर दिया। तो वो बाकी केसेस तो नहीं होंगी, पर एटलीस्ट उससे पहले वाली तो खारिज हो सकती है इस बेसिस में। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि जो बाकी FIRs थी, ऐसा था कि वो ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट। और ये एक्चुअली कई FIRs हैं उत्तर प्रदेश में। आर्टिकल 14 ने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया था करीब 100 FIRs की, तो उन्होंने पाया कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द FIRs थर्ड पार्टी की थी या कॉपी पेस्ट FIR थी, एग्जैक्टली द सेम कंप्लेंट। तो आप देख सकते हैं ये मैन्युफैक्चर्ड है, बायस्ड है एंड अनएबल टू। जो अमेंडमेंट यूपी का हुआ है, हम लोग डायरेक्टली नहीं चैलेंज कर रहे हैं, बट देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर। उसमें तो कुछ ऐसा भी है कि जो कंप्लेंट अगर कोई भी थर्ड पार्टी करे, पर अगर वो सक्सेसफुल कन्विक्शन करा ले तो उनको पैसे भी मिलने वाले हैं। हाँ, करेक्ट। कर्नाटका में भी जो कानून बना है वहाँ पे भी आप कंप्लेंट डालो तो आपको उसको फायदा। तो ये विच हंटिंग अलाउ करती है ये कानून। तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप तो विजिलेंटे जस्टिस को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप आओ पता करो, और तभी तो ये हो रहा है कि आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं एंटी कन्वर्जन हो रहा है, आप फूड डिलीवरी कर रहे हैं, आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हैं तो वहाँ कन्वर्जन हो रहा है। तो ये कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में हम लोग और ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं, लॉयर्स को तैयार करना चाहते हैं। ये कानूनी कार्रवाई है, ये ऑफ कोर्स पॉलिटिकल है, लोगों को समझने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है, बट ये एक लीगल फाइट भी है। इंटरनेशनल लॉ बहुत क्लियरली कहता है कि सभी के पास धर्म की स्वतंत्रता है, सभी लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं। और इनफैक्ट बोला जाता है कि आप अगर धर्म की स्वतंत्रता की बात करें
तो अगर आप धर्म बदल ही नहीं सकते तो किस बात की स्वतंत्रता? तो धर्म बदलना इज द की पॉइंट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आप चेंज ही नहीं कर सकते इसका मतलब आपके पास फ्रीडम है ही नहीं। तो इस चीज को इंडियन लॉ में, और नॉट ओनली इंडियन लॉ में, एक्चुअली अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुद्दे को उठाना, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर होपिंग टू ट्रेन लॉयर्स इन, and also because the law is on our side, we just need to make sure that the cases are being filed at the right time. Yeah. So thanks for speaking to us. Yes, thank you very so much, Sonal. Yeah, take care. Thank you. तो आपने देखा कि किस तरह से तहमीना और उन्होंने कई बातें बताई, किस तरह से पाकिस्तान में वायलेशंस हो रहे हैं रिलीजियस राइट्स के, बांग्लादेश में, नेपाल में और हिंदुस्तान में और दूसरी कई जगहों में भी उनका काम चल रहा है टू प्रोटेक्ट रिलीजियस राइट्स ऑफ पीपल, खासकर माइनॉरिटीज़ का। तो आपका क्या मानना है? डेफिनेटली हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।